जय हिंद, जय भारत। जय हिंद। दोस्तों, आज हम एक ऐसे क्रांतिकारी के बारे में बात करने जा रहे हैं जिनकी पत्नी ने स्वयं अपना सिंदूर पोंछकर अपने पति से कहा कि जाओ बैरागी, अपने देश को आज़ाद कराओ। मैं बात कर रहा हूं वीर क्रांतिकारी डॉक्टर गया प्रसाद की। और डॉक्टर गया प्रसाद के बारे में हमें जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ उपस्थित हैं हमारे आदरणीय भाई क्रांति कुमार जी, जो सुपुत्र हैं डॉक्टर गया प्रसाद जी के। भाई साहब, आपका स्वागत है। नमस्ते, जय हिंद। नमस्ते सर, जय हिंद। प्रदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे बुलाया, याद किया। आप तो बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम, कई सारे वीडियोस और बहुत सारा इतिहास आपने ढूंढ कर निकाला है। हम भी आपके आभारी हैं। आपको भी बहुत ज्ञान है। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। ये आपकी विनम्रता है भाई साहब। आप इतना अच्छा सोचते हैं और इतना अच्छा कहते हैं। बहुत छोटा सा प्रयास है हमारा, हम कर रहे हैं। और जब भी आपसे मिले हैं, आपको जब भी सुना, मुझे याद है पिछली बार कोविड से पहले वर्ष 2019 में जब शहीद आज़म भगत सिंह के जन्म दिवस कार्यक्रम में आप आए थे, तो जो बातें आपने बताई थी अपने महान पिता डॉक्टर गया प्रसाद जी के बारे में और आपकी बड़ी माँ के बारे में, वो अभी भी हमारे कानों में यूं ही गूंजती हैं। तो आज बहुत सारी बातें आपसे करेंगे। शुरुआत करते हैं यहीं से कि अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में बताइए। गया प्रसाद जी कहाँ से आते थे, क्या पारिवारिक पृष्ठभूमि थी, बचपन कैसे बीता, तो वहाँ से शुरू करते हैं। हम बेसिकली कानपुर जिले के बिल्हौर तहसील के ग्राम खजूरी खुर्द के रहने वाले हैं जी। तो हमारा परिवार देखा जाए तो उस समय भी बहुत ही एजुकेटेड और मिडिल क्लास के जमींदार हम लोग थे। पढ़े लिखे भी थी। एजुकेशन के साथ साथ समाज में क्या घटित हो रहा है इसके बारे में भी हमारा परिवार सदैव सतर्क रहता था। जी। हमारे पिताजी के ग्रैंडफादर यानी मेरे परदादा, हाँ, हाँ। उन्होंने 1857 के आंदोलन में हिस्सा लिया था। उन्होंने अपना खुद का एक ग्रुप बनाया था और अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध लड़ा था और वो उसमें काफी घायल हो गए थे और प्राण जाते जाते बचे थे। इसके बाद काफी बीमार हो गए थे। और उसके बाद हमारी जो बहुत बड़ी, हम बड़े क्लास के जमींदार थे, अपर क्लास के, तो उसके बजाय हमारी जमींदारी जब्त होके हम मिडिल क्लास के जमींदार हो गए। थोड़ा सा इसमें हुआ। और इसके बाद जब वो हो गए तो हमारे जो पिताजी थे तो उन्होंने उनको बचपन में अपने 1857 के जो उन्होंने देखा सुना था वो उसकी कहानियां सुनाते थे। तो हमारे ग्रैंडफादर ये चाहते थे कि जो काम मैं पूरा नहीं कर पाया, अंग्रेजों को नहीं भगा पाया, तो वो काम हमारा पोता करे और हमारे जैसा तैयार हो। और उन्होंने भगवान से, और हमारे परिवार का गया जी एक बिहार में जगह है तो वहां पर श्राद्ध और पिंड वगैरह होता है। तो संयोग देखिए कि हमारे ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर वहां पर गया जी में गए हुए थे। वहां पर उन्होंने दुआ मानी कि हमारा पोता हो पहला तो वो लड़का हो और हमारे जैसा बने। और संयोग, और वहां पर उन्होंने रात में सोए, रात में सपना आया कि तुम्हारा पोता तुम्हारे जैसा बनेगा और पोता होगा। और जब वो घर वापस आए तो उनको पता चला हमारा पोता हुआ है। अरे वाह। तो ये उन्होंने गया जी का प्रसाद समझकर उनका नाम गया प्रसाद रखा। जी जी। तो इसलिए उनका नाम गया प्रसाद पड़ा। और क्योंकि हमारे पिताजी ने बचपन में 1857 के आंदोलन की कहानियां पढ़ी, इधर उधर का इतिहास पढ़ा, तो वो उनके दिमाग में छाप आ गई कि हमें भी अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़नी है। तो वो इसके बाद वो कांग्रेस में आ गए, इधर डॉक्टरी पास की आगरा से, और वहां क्रांतिकारियों के संपर्क में आ गए। इसके बाद गांधी जी के आंदोलन में हिस्सा लिया। जब गांधी जी ने अपना 1921 का आंदोलन वापस ले लिया तो फिर उसमें से थोड़ा सा मन खिन्न हो गया कि हमें लगता है कि मिली मिलाई आजादी चलेगी। बहुत टॉप क्लास का मूवमेंट था क्योंकि गांधी जी ने उस समय कहा था कि जो स्टूडेंट है अपनी पढ़ाई छोड़ते, जो व्यापार है अपना व्यापार बंद करते और जो नौकरी करते करते हमारा देश आजाद हो जाएगा, आपको सारी सुविधाएं मिल जाएंगी, बस एक धक्का और ये दे दीजिएगा। तो जब वो आंदोलन चौरी चौरा के बाद वापस हो गया तब इनका मनखिन्न हो गया। इसके बाद ये इन्होंने कहा क्रांतिकारी आंदोलन ही एक सही रास्ता है, तो ये उस ओर मुड़ गए।
इसी क्रम में जब वो आगे आते हैं तब वो कई सारे क्रांतिकारियों से मिलते हैं, शिव वर्मा, जयदेव कपूर, फिर इसके बाद हाँ भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे हाँ हाँ क्रांतिकारियों के संपर्क में आते हैं। हाँ हाँ संपर्क में आते हैं तो फिर इसके बाद जो एचआरए में शामिल होते हैं, हाँ हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जो सचिन नाथ सान्याल ने बनाई थी। जी जी इसके बाद जब रशिया में क्रांति होती है हाँ तो हाँ उसका सब लोग अध्ययन करते हैं, उसका इसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। हाँ तो हाँ उस संगठन का नाम दिल्ली में फिरोज शाह कोतवाल मैदान में मीटिंग होकर उसका नाम एचएसआरए रखा जाता हाँ है, हाँ हिंदुस्तान हाँ सोशलिस्ट हाँ रिपब्लिकन एसोसिएशन। हाँ उसके हाँ सदस्य बन जाते हैं। हाँ हाँ अब पार्टी, हाँ, अब पार्टी चूंकि एक संगठन है तो उसमें हर एक आदमी को अपना अपना दायित्व दिया जाता था। जी जी ये पेशे से डॉक्टर थे, हम्म उस समय सब स्टूडेंट थे, तो ये कहीं भी दवा खाना फर्जी नाम से खोलकर बैठ जाते थे। हम्म पुलिस इन पर शक नहीं करती थी। हम्म मोहल्ले वाले खुश हो जाते थे कि चलो एक डॉक्टर मिला है, हाँ 24 घंटे का डॉक्टर मिल गया। उस समय डॉक्टर कम भी होते थे हाँ हाँ और उसकी आड़ में यहाँ क्रांतिकारी इनके यहाँ ठिकानों पर आते जाते रहते थे, हाँ देश हाँ बदलते थे, प्लानिंग चलते थे, ये सारी कार्रवाइयाँ होती थी। हम्म तो ये बेसिकली क्या कहना है, एचएसआरए की पार्टी के केंद्रों के चीफ के तौर पर काम करते थे, उनका सेंटर चलाते थे, जहां पर सारी जानकारियां वगैरह आदान प्रदान, मीटिंग्स और जितना भी बम पिस्तौल है और इसके बाद जो लिटरेचर है, साहित्य है, वो सारा काम इनके यहाँ होता था। जब घर जी से चले हैं इस राह पे, क्रांति की राह पे, तो एक जिक्र आता है कि वर्ष 1924 में ये घर छोड़ते हैं। तो उससे पहले अपनी पत्नी से, चूंकि इनकी शादी हो चुकी थी, तो अपनी पत्नी से जब ये चलते हैं तो बहुत ही इंस्पायरिंग बात है जो इनका डिस्कशन हुआ है। थोड़ा सा उस पर प्रकाश डालेंगे? हाँ सर, वो थोड़ा सा मार्मिक प्रसंग है। जी जी, मैं इसीलिए वो मैं भी चाहता जब हूं कि ये दर्शकों को पता चले कि ये साधारण बात जी नहीं जी थी, किन भावों साधारण बात से, नहीं। किस प्रेरणा से जी जी ओतप्रोत थे जब इस रास्ते पर चले हैं। सर, जब वो क्रांतिकारी पार्टी में आए तो उस समय इनके संगठन में अधिकांशता जो सदस्य थे वो अनमैरिड, अविवाहित थे। जी और जो ये लाइन थी, ये बहुत लंबा, कठिन और श्रम भरा रास्ता था। हाँ तो इसमें कहीं भी जान जा सकती थी, कभी भी फांसी हो सकती है, आप जेल में मारे जा सकते हैं, आपको मुठभेड़ में मारे जा सकते हैं, यानी कि जान जाने का पूरा पूरा खतरा है। और ब्रिटिश गवर्नमेंट बर्बर तो थी ही। तो जब ये क्रांतिकारी पार्टी में आए तो पार्टी ने कहा कि आप तो शादीशुदा हैं, हाँ तो आप अकेले नहीं हैं, आप अकेले निर्णय कैसे ले सकते हैं? हाँ आपने कभी पत्नी से पूछा है कि आप क्रांतिकारी बनने जा रहे हो, जान देने जा रहे हो, आखिर आपके पीछे पत्नी है? हाँ बोले हाँ बात तो सही है। बोले उसकी भी इजाजत लेकर आइए। ये गए, पत्नी से कहा कि मैं क्रांतिकारी पार्टी का सदस्य होना चाहता हूँ और इसमें और देश गुलाम है और मैं आजाद कराना चाहता हूँ, इसमें कभी भी मेरी जान जा सकती है और अंग्रेजों का राज है, तो मैं चाहता हूँ मैं जाऊं, तो तुम ये समझ लो कि अब दोबारा मिलना नहीं होगा। तो पत्नी रज्जो देवी थी, वो रोने लगी कि बोले ऐसे कैसे, आपने तो हमारे साथ 7 फेरे लिए थे, आपने कहा था हर सुख दुख में हमारे साथ रहोगे, हमें कोई भी दुख तकलीफ होगी तो हमारा कभी भी हाथ साथ नहीं छोड़ोगे, आज मेरा साथ छोड़कर तुम जा रहे हो, हाँ हाँ ये कैसे हो सकता है? तो ये बोले आप क्या चाहती हो कि हमारा देश गुलाम बना रहे और तुम्हें सुख का जीवन मिलता रहे? हैं, इतना सारा अत्याचार होता है, विदेशी लूट लेकर ले जाते हैं, हमारे देश के ऊपर अत्याचार होता है, गुलाम होता है। क्या आपने रानी लक्ष्मीबाई, इतने सारे योद्धाओं की कहानियां नहीं सुनी? तो वो जोश में आ गई, बोले बात तो ठीक है। तो बोले बात तो ठीक है, केवल एक सिंदूर के लिए, एक एक छोटे से जीवन आशाओं के लिए तो आप इतने सारे लोगों का जीवन खराब कर रही हैं। तो उन्होंने कहा नहीं। तो इन्होंने कहा आप ये समझ लो कि अब मैं यहाँ जा रहा हूँ, अब तुम्हारा पति देश के लिए मर जाता, तुम विधवा हो गई हो। तो वो बहुत जोर से दाड़ मार के रोने लगी। तो बोले आपके जीते जी मैं कैसे विधवा हो सकती? तो बोले कल को तो मुझे जीवन जाना है, जेल में लगेंगे या कहीं गोली से उड़ा दी जाएगी, फांसी हो जाएगी। तो वो बोले तो मैं तो नहीं मानती। तो बोले फिर तो उन्होंने कहा ऐसे परमिशन नहीं देती। तो इन्होंने कहा कि आप ऐसा करो कि डॉक्टर साहब ने कहा कि आप अपने को विधवा समझ लो और तब मैं जाऊंगा जब मेरे सामने आप माथे का सिंदूर पोंछेगी। अब वो रोने लगी। बोले पति के रहते हुए ऐसा कहीं भी किसी धर्म में नहीं होता, किसी देश में नहीं होता कि पति के रहते हुए कोई महिला अपने माथे का सिंदूर पोंछ ले, वो भी 20-22 साल के लिए। अभी उसने जीवन कितना देखा हुआ होता है। तो जब इन्होंने बहुत सारे बहादुर कहानियां सुनाई तो वो फिर अंत में बोले जाइए बैरागी,
हैं, अब तुमने जो अपना कदम चुन लिया है, उसमें कभी पीछे मत मुड़ना, कभी साथियों को धोखा मत देना, है, कभी देश के काम में पीछे ना हटना, चाहे जान चली जाए, आपकी पत्नी रहे न रहे। और ये कहते हुए उन्होंने अपने माथे का सिंदूर पोंछ लिया वहीं पति के जीते। ये मतलब आमतौर पर हम लोग क्या करते हैं, क्रांतिकारियों की बात करते हैं, कभी उनके परिवार ने जो वो चीज देखी है, समझे, उसमें उनका भी, उन महिलाओं का भी योगदान है। तो अब उनके परिवार का भी योगदान है। एक व्यक्ति क्रांतिकारी जब तैयार होता है तो उसके माँ बाप, भाई बहन बहुत सारे होते हैं। ठीक बात है ये हम, हाँ, तो ये अपने आप में थोड़ा सा आंसू आ जाते हैं कि मतलब ऐसी घटनाएं कि जिनको इतिहास ने या समाज ने वो स्थान नहीं दिया जिस स्थान की उन्होंने सेक्रीफाइस किया है। बिल्कुल 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 ठीक बात है। हाँ, ऐसे ही एक घटना थी, हमारे पिताजी की बहन थी। अच्छा, तो बताइए। उनकी पास में फरकाबाद के पास शादी हुई थी। अच्छा। उस समय हाँ, पिताजी फरकाबाद के पास खुदलापुर में दवा खाना खोले हुए थे। तो उनके परिवार की शादी, जब ये क्रांतिकारी पार्टी में आ गए तो पुलिस घर पर आने लगी, तमाम सीआईडी वगैरह आने लगी। तो वो जो बहन की शादी हुई थी, तो उनके परिवार थोड़े, वो भी जमींदार परिवार थे, है ना, तो उनको बहुत खराब लगा कि हमारी ससुराल ऐसी गंदी जगह हो गई जहाँ पुलिस आती, सीआईडी आती है और लड़का आवारागर्दी करता, देशभक्ति करता। तो इसके लिए हमारे पिताजी की बहन को वो लोग बहुत मेंटली टॉर्चर करते थे। कि बोले, देखा तेरा मायका कैसा है, कितना तेरा भाई गंदा है, और लोग हमसे कहते हैं हमारी नाक कटती। वो बेचारी इतनी टॉर्चर में आ गई, जबकि वो हमारी बुआ जी यानी पिताजी की बहन अपने भाई को सबसे ज्यादा प्यार करती। वो हमारे पिताजी से मात्र 2 वर्ष छोटी थी। अच्छा। और खूब साथ में पढ़े लिखे और सब, मतलब खेले कूदे। और उसको इतना वो हुआ कि उसने आखिर में, उस समय अफीम चलती, तो अफीम खा के जहर देकर प्राण त्याग दिया। फिर से बताएं भाई साहब। तो उसको मतलब इतना टॉर्चर किया गया इसके लिए कि तुम्हारा भाई आवारा है, और अंग्रेजों की खिलाफत करता है। हमारा उससे नाम गिरता है कि हम इतने बड़े जमींदार, हमारे घर की बहू किस घर की है। मेरी रिश्तेदारी में यहाँ पर आया, यहाँ तक पुलिस आती है पूछने, क्योंकि पिताजी जब क्रांतिकारी थे तो उसके अपनी बहन से बहुत स्नेह करते थे। तो अक्सर कोई ना कोई सामान लेकर उसके पास जाते आते थे। 1-2 बार उन्होंने भगा दिया घर से दरवाजे से, बोले इसको मत आना ये दोबारा। तो हमारी बहन को इतना खराब लगा कि उसने जहर देकर मतलब आत्महत्या कर ली। वो इतने सदमों को बर्दाश्त नहीं कर पाई अपने ससुराल वालों का। ये कीमत परिवार ने चुकाई है। ये कीमत, अगर रज्जो देवी ने भी बलिदान दिया तो डॉक्टर जयप्रसाद की बहन ने भी बलिदान दिया। बहन जी का नाम बताएं, आपकी बुआ जी का नाम क्या था? जी, राधिका देवी जी। तो उन्होंने भी उस तरह का दिया। तो ये जब परिवार के माया मोह से जब मुक्त हो गए, तब पत्नी ने जाने दिया, तब ये पूरे रूप से पूर्णकालिक उसके पार्टी के कार्यकर्ता हो गए और अपनी एक्टिविटीज चलाने लगे। शिव वर्मा से इनकी जो पहली भेंट होती है उसके बारे में मैं पढ़ रहा था। डॉक्टर साहब का बयान जो उन्होंने मैजिस्ट्रेट के आगे दिया 1 जुलाई 1929 को, वो बड़ी दिलचस्प बात है, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। जैसा उन्होंने बताया है, वो बताते हैं कि वो दवा खाना के लिए दवा लेने कानपुर गए, जलालाबाद में उनका दवा खाना था। और वो लिखते हैं कि मैं आर्य समाज लाइब्रेरी गया, वहाँ एक व्यक्ति बैठा अखबार पढ़ रहा था। मैं भी बगल में बैठ गया और मैं भी अखबार पढ़ने लगा। कुछ देर बाद उस व्यक्ति ने अपनी जेब से एक हिंदी का अखबार निकाला जिसमें कुछ कविताएं थी, और मैं उनको पढ़ने लगा। मैंने उससे कहा कि मैं इनकी कॉपी कर सकता हूं क्या? तो उस व्यक्ति ने फिर कहा कि भाई आपको, कहते हैं मैंने कॉपी की। उसने कहा कि कैसी लगी है? मैंने कहा कि बहुत अच्छी। तो उन्होंने बताया कि भाई ये कविताएं तो काकोरी के शहीदों की कविताएं हैं। आप क्या सोचते हैं, आपके विचार क्या हैं काकोरी के शहीदों के बारे में? तो मैंने कहा कि जिसने देश के लिए जान दी उसकी तो हर कोई इज्जत करता है। तो फिर कहते हैं कि उस व्यक्ति ने मेरा नाम पता पूछा, मैंने जलालाबाद का अपना पता बताया। कुछ दिन के बाद वो व्यक्ति जलालाबाद आ गया और वहाँ उसके पास कुछ किताबें थी, उसने मुझे किताबें दी।
तो वो खैर आगे चल के फिर कहते हैं जी वो किताबें लौटाने की बात आई कि भाई मैं लौटाऊंगा ये कहाँ पे, अपना नाम पता तो बताओ। तब उसने बताया कि मैं शिव वर्मा हूँ और मैं डीएवी कॉलेज कानपुर में मैं पढ़ता हूँ। तो वो डॉक्टर साहब ऐसे ही बताते हैं कि इस तरह हमारी पहली भेंट हुई शिव वर्मा से। हाँ, शिव कानपुर के और क्रांतिकारी थे शिव वर्मा से भी फिर वही मुलाकात होती है, हाँ जयदेव कपूर से होती है, हाँ शहीद महावीर सिंह से भी होती है, और पार्टी के लोग होते हैं, सुरेंद्र नाथ पांडे हाँ हैं, जी ब्रह्मदत्त मिश्रा हैं, जी सतगुरु दयाल अवस्थी हैं, हाँ तो हाँ, और सभी क्रांतिकारियों से थी। कानपुर असल में उस समय क्रांतिकारियों बड़ा का केंद्र था। बहुत बड़ा केंद्र था। जी जी काकोरी जी केस के भी बहुत सारे क्रांतिकारी यहाँ पर उनका अपनी कर्मस्थली रही है, और ऐसे ही HSRA के और ये भगत सिंह ग्रुप के भी बहुत बड़ी कर्मस्थली रही है। हाँ 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 हाँ, ठीक बात है। तो उसके बाद जो फिरोजपुर में दवाखाना खोलते हैं और फिरोजपुर केंद्र बनता है, दिल्ली से लाहौर की रेलवे लाइन पे वो है, आते जाते क्रांतिकारी वहाँ रुकते हैं, ठहरते हैं। और डॉक्टर साहब ने ही अपने बयान में बताया कि वहाँ पे भगत सिंह के केश वहाँ पे सुखदेव ने काटे और जयगोपाल ने जलाए, ऐसा वो अपने बयान में स्वयं बताते हैं। थोड़ा सा उसके बारे में आपसे, चूंकि चर्चा बहुत साल आपने पिताजी के साथ बिताए हैं, जी जी तो वो वहाँ के बारे में क्या कुछ बताते थे भाई साहब? वो जब HSRA संगठन बन गया, हाँ तो ये हुआ कि इसका एक सेंटर कहाँ पर खोला जाए। तो ये सेंटर सुखदेव ने कहा कि फिरोजपुर में खोला जाए, तो यूपी से भी आना जाना होगा, दिल्ली से भी आना जाना होगा, हाँ और इधर पंजाब से भी आना जाना होगा। हाँ यहाँ पर क्रांतिकारी एक्टिविटीज ज्यादा पर थी, हाँ तो हाँ फिरोजपुर एक उपयुक्त स्थान उनको मिला। हाँ जी तो फिरोजपुर में HSRA का पहला हेडक्वार्टर खोला गया। तो पिताजी ने यानी डॉक्टर गया प्रसाद कटियार ने वहां पर डॉक्टर BS निगम के नाम से दवाखाना खोला। जी असली नाम तो पुलिस को मालूम था, अब हाँ फर्जी नाम से इनके एक मित्र थे डॉक्टर BS निगम यानी डॉक्टर भगवान स्वरूप निगम, हाँ उनकी कुछ कागज डिग्रियां ले आए थे और उसके नाम से दवाखाना खोली। पूरा 2 मंजिला मकान था और पूरा मकान किराए पर लिया। हाँ हाँ नीचे डिस्पेंसरी थी और ऊपर इनका रेजिडेंस था। हाँ हाँ नीचे डिस्पेंसरी पर और मरीजों वगैरह को देखते थे, और इसके ऊपर उन्होंने अपना रेजिडेंस रखा। रेजिडेंस में वहां पर उस समय लाहौर षड्यंत्र केस की मतलब क्या कैसे किया जाए, सैंडर्स मर्डर, उसके बारे में भी चर्चा हुई। वहां पर एयर पिस्टल से किचन वगैरह में निशानेबाजी भी सीखी गई। हाँ हाँ चांद के फांसी अंक के लिए भी कुछ जीवनियां लिखी गई थी। वहीं पर सही ये तय हुआ कि पार्टी के अंदर कि सैंडर्स को माने जाया जाए तो भगत सिंह अपने सर के केस और दाढ़ी कटवाते हैं, तो ताकि भागने आगने में पुलिस को आसानी रहे, पुलिस जल्दी शक नहीं करेगी। जी जी तो जी वहीं पर डॉक्टर जय प्रसाद और सुखदेव ने मिल के सिर के केस और दाढ़ी काट दी, जी एकदम जी मोना जैसा साधारण बना दिया, और रात में ही कुर्ता पैजामा पहन के बाहर हाँ इस हाँ तरह हाँ निकल गए। मुच्छे हाँ रखी हुई थी कि मुच्छे थोड़ी सी रख ली जाए, न कटाया जाए। कई जगह पर मुच्छ कपन वो होता है कि यूपी बिहार वगैरह में मुच्छे वगैरह रखते हैं, हाँ तो हाँ मुच्छ रखने का वो कर दिया गया। हाँ तो पिताजी बताते हैं कि वहां और करीब 6 महीने रहे। जय हाँ गोपाल इनके साथ एज ए सर्वेंट कम कंपाउंडर बनकर रहा। हाँ हाँ बगल में एक डॉक्टर, थोड़ी पास में एक डॉक्टर रहा करते थे, और जय गोपाल सीधे नहीं रहा, ये ताकि मोहल्ले वाले शक न करे कि ये कहाँ से लेकर आए हैं। हाँ तो पास में एक और डॉक्टर थे, उनसे इन्होंने, जय प्रसाद जी ने कह रखा था कि कोई यार ऐसा बताओ जो हमारा फुल टाइम वर्कर हो और हमारी डॉक्टरी में कंपाउंड्री भी कर सके और घर में खाना बना सके, कपड़े वगैरह धो सके। हाँ अकेले मुझसे होता नहीं है, पत्नी को मैं बाद में लाऊंगा, और क्योंकि मकान किराए पर देने के लिए बताना पड़ता था कि मैं शादीशुदा हूँ। हाँ अनमैरिड हाँ को बहुत कम लोग किराए पर देते थे, जी जी तो बोले मैं पत्नी को बाद में ले आऊंगा। तो ये जय गोपाल से पहले से सेटिंग हो गई थी कि अब मैं क्या पूछूंगा और तुझे क्या जवाब देना। मैं पूरा इंटरव्यू उसको समझा दिया था, प्री प्लान्ड था। तो वो जय गोपाल फटे को पुराने कपड़े पहन के उस डॉक्टर के पास उधर घूमता हुआ आया होगा कि डॉक्टर साहब को हमको नौकरी दिला दीजिए, मैं भूखा रहता हूँ, मेरे फटे कपड़े हैं, कोई भी दे दे, फुल टाइम दिला दीजिए, बहुत अच्छा, ताकि मुझे सोने का भी इंतजाम हो जाए, खाने पीने का। तो उन्होंने कहा वो डॉक्टर BS निगम रहते उनके पास चले जाओ, हाँ समझे। तो वो डॉक्टर बोले ऐसे मुझे देगा नहीं, आप भी चले आओ। तो वो भी, तो उन्होंने डॉक्टर जय प्रसाद को बुला लिया, हाँ बोले आ जाइए। तो उन्होंने कहा आप नौकर कह रहे थे, ये नौकर है। तो बोले तो फटा पुराना ही कैसे मैं नौकर हूँ। तो नहीं, बोले साहब जानकार है, कुछ पढ़ा लिखा है, 4-6 दर्जा पढ़ा है। हाँ तो उन्हें कहाँ नौकरी करी। बोले साहब बनिया की दुकान में करी, डॉक्टरी की दुकान में नौकरी करी है, और भी इधर उधर करी, खेती बड़ी। बोले डॉक्टर के यहाँ नौकरी करी है तूने, जानता है? बोले हाँ।
बता कौन सी दवाई किस काम आती, तो ऐसे जानबूझ के कि उनको मालूम था कौन सी दवाई पूछी, तो बोली ये बताओ दवाई किस काम आती, बोले सर ये फीवर में आती है, लैट्रिन में आती है, बोले आपको कोई जानता है, वास्तव में काम किया, तो मैंने काम का रख लिया। और कई बार उसको, अब चूंकि जयगोपाल भी बहुत अच्छे घर का था, इवन तो अब इनके पास पैसे की तो कमी थी, बाहर होटल में कभी कभी खाना खाने जाते थे, तो पिताजी थोड़े कंजूस टाइप के थे कि पार्टी का पैसा बचेगा, बड़ी मुश्किल से पैसा मिलता है, तो उसको और काम में लगाएंगे। ये बहुत अच्छे घर का था, ये बगैर घी के खाना नहीं खाता था, बोले डॉक्टर साहब, बोले मैं तो पंजाबी आदमी था, बगैर घी के उतरता नहीं। तो हमारे पिताजी सस्ते वाले ढाबे में जाते थे, ये महंगे वाले ढाबे में जाता था, ताकि लोगों को शक ना हो कि नौकर घी से के साथ खा रहा हो, मालिक सूखी रोटी खा रहा है कुछ। और वो सेंटर करीब उन्होंने 6 महीने पूरा चलाया। खैर इसके बाद अब आज के समय में तो हम लोगों ने उसके लिए बहुत आंदोलन किया था, उस पर एक बुक भी निकल चुकी है कि फिरोजपुर क्रांतिकारियों का गुप्त ठिकाना था, वहाँ के इंजीनियर राकेश कुमार जी ने हिंदी में निकाली, पंजाबी में निकाला, इंग्लिश में निकाला, उसमें उसकी पुस्तक की पूरी उसमें हिस्ट्री दी हुई है इस सेंटर की। और अब वो पंजाब सरकार द्वारा वो बिल्डिंग एक्वायर कर ली गई है, वो सरकार की धरोहर हो गई है। अब हम आगे हम इस तरह का प्रयास कर रहे हैं कि म्यूजियम और लाइब्रेरी बना दी जाए, ताकि उस बिल्डिंग का ऐतिहासिक महत्व नई पीढ़ी को मालूम हो। मैं कुछ महीने पहले मुझे वहाँ जाने का मौका मिला भाई साहब, मैं गया था, ऊपर भी मैं गया, घर में अंदर भी गया। इतनी महत्वपूर्ण वो भवन है, इस देश की आज़ादी का, क्रांतिकारी आंदोलन का इतना बड़ा गवाह है वो घर। उसके ऊपर वाकई बहुत ज़रूरी है सरकार उस पर काम करे, उसको प्रिजर्व करे, और वो धरोहर है इस देश की। बिल्कुल बिल्कुल सर, वो बहुत महत्वपूर्ण वहाँ पर घटनाएं घटी। और बड़ी बात ये देखिए, 6 महीने तक सेंटर रहा, पुलिस कोई भी नहीं जान पाई। बाद में जयगोपाल जब पकड़ा गया, जब सरकारी गवाह बना, तब उसने ये बात बताई, तब पुलिस को मालूम हुई, अन्यथा वो सारा काम इतनी सफाई के साथ हुआ है कि पुलिस कुछ नहीं जान पाई। ठीक बात है। वहाँ से वो जाते हैं फिर आगरा, फरवरी में वो उस घर को खाली करते हैं। और मैं इस मुकदमे के पेपर्स जब देख रहा था तो वो रसीद भी मेरे हाथ लगी, जिस पे 25 रुपए में इन्होंने वो सामान बेचा। डॉक्टर दीवान सिंह, जिसकी आप बात कर रहे थे, वहीं एक और डॉक्टर की दुकान थी, वो डॉक्टर दीवान सिंह थे, तो उनको 25 रुपए में इन्होंने सामान वहाँ पे बेचा। और जो सामान, जो केमिकल ऐसे थे कि बम बनाने में काम आ सकते थे, वो तो रख लिए, वो तो आगे ले जाए गए, पर बाकी फर्नीचर था या और कुछ सामान, उसमें लिस्ट है पूरी, मैंने वो पढ़ी, वो फिर वहाँ पे बेचा। और फिर ये आगरा जाते हैं, वहाँ नाई की मंडी में घर किराए पे लेते हैं। तो वहाँ के बारे में थोड़ा सा बताएं भाई साहब, आपकी चर्चा रही होगी, तो क्या बताते थे पिताजी? वो मकान लिया गया था, तो उसमें 3 मकान लिए गए थे, नाई की मंडी, हिंद की मंडी और राजा मंडी में। तो वहाँ पर सेंटर खोला गया था। तो पूरा सेंटर तो वो HSRA का हेड वाला था। ये यहाँ पर अलग अलग किया कि सब लोग एक, उस समय सारे क्रांतिकारी लगभग आगरा में इकट्ठे हो गए जी। बोला एक मकान में इतने सारे लोग रहेंगे तो थोड़ा शक होगा, तो इन्होंने वहाँ पर 3 जगह सेंटर बनाए थे जी जी। तो वहाँ पर नाई की मंडी में हमारे पिताजी ने डॉक्टर रामलाल के नाम से वहाँ पर भी डिस्पेंसरी खोलनी थी। और वहाँ पर जो बम बनाने का जितना केमिकल वगैरह, तो चूंकि ये डॉक्टर थे और साइंस के स्टूडेंट थे, तो केमिकल वगैरह और सब इसका महत्व समझते थे, तो इनके पास पूरा सामान वो वहीं पर रखा रहता था। ये उनके केंद्र की जिम्मेदारी थी कि सारा सामान, केमिकल, पिक्रिक एसिड वगैरह जो भी बम बनाने में होता है, वो सब उनके उसमें अंडर में रहता था। और जो पार्लियामेंट में जो बम फेंका गया था भगत सिंह और बीके दत्त ने, जो 8 अप्रैल 1929 को फेंका गया था, तो उसके बम पूरा निर्माण भी आगरा में ही हुआ था। आगरा में हुआ था। मुझे इसी मुकदमे के डॉक्यूमेंट्स की जांच पड़ताल करते हुए जिस दुकान से डॉक्टर गया प्रसाद सामान खरीदा करते थे, मुकदमे में मैंने वो जो बयान मैंने जिसका अभी जिक्र किया, 1 जुलाई 1929 का, एक मैजिस्ट्रेट थे मुश्ताक अहमद, उनको इन्होंने वो बयान दर्ज कराया था। तो उसमें ये बताते हैं कि साथियों के लिए भोजन की व्यवस्था भी यही देखते थे। तो उधार पे सामान इन्हीं के नाम से खरीदा जाता था, रामलाल के नाम से खरीदते थे। और मुझे वो पेपर भी मिले, जिन 2 दुकानों से ये उधार से खरीदते थे,
मार्च 1929 के महीने के दोनों उधार खातों की कॉपी मुकदमे में लगी हुई है। रामलाल के नाम से खरीदते थे। एक दुकानदार थे राम स्वरूप, वो हलवाई थे, दूध वगैरह दूध दही वहाँ से लेते थे, और दूसरे थे अब्दुल जब्बार, जहाँ से आटा दाल चावल वो सामान खरीदते थे, मिट्टी का तेल भी खरीदते थे, बहुत सारी चीज़ें थीं। तो दोनों खातों के डे वाइज जितने जितने रुपए आने पाई की खरीद हुई, मैंने जब उस सारे को जोड़ा तो 28 रुपये 4 आना बनता है। यानी कि पूरा दल, जैसा अभी आप बता रहे थे कि उस वक्त पे आगरा में ही सारे क्रांतिकारी इकट्ठा थे, तो उन सबके भोजन की व्यवस्था थी, और पूरे 1 महीने का खर्च जब मैंने जोड़ के देखा तो भाई साहब ये बनता है 28 रुपये 4 आने। तो सोच के हैरानी होती है कि सारे जवान थे, पूरी पार्टी थी, और सिर्फ 28 रुपये में पूरा महीना निकाल रहे थे। तो क्या खाते होंगे और कैसे भूखे प्यासे इस देश की आज़ादी की लड़ाई वो लड़ रहे थे हम आपके लिए। तो आगे बताएं भाई साहब, ये मेरे को ध्यान आया तो मैंने कहा मैं बीच में इस बात को शेयर करूं आपके नहीं साथ। नहीं, हाँ, उस समय तो कई बार एक टाइम खाना खा लेते थे, कभी चना वाना खा लिया, कभी एक रोटी खा लेते। हाँ बल्कि साथियों में ऐसा होता था कि कई बार भोजन या पैसे कम होते, भोजन नहीं होता था, हाँ हाँ तो दूसरा साथी कई बार झूठ बोल देता था कि आज मुझे बुखार सा लग रहा है, मेरा सर दर्द हो रहा है, आज मुझे उल्टी आ रही है, मेरा मन नहीं लग रहा, मैं खाना नहीं खाऊंगा, जबरदस्ती मत करिए, समझे, ताकि हमारा दूसरा साथी भूखा न रह जाए। तो दूसरा साथी कहता था यार मेरे भी तबीयत खराब है, मुझे भी आज अच्छा नहीं लग रहा, आज खाने की इच्छा नहीं हो रही। तो ये उनके अंदर त्याग की भावना थी। सर्दियों में इनके पास कपड़े नहीं होते थे, ये जो अखबार लाते थे, ये अखबार को बिछाते थे, यही अखबार ओढ़ते थे, और एक दूसरा साथी अपने चिपक कर सोता था ताकि एक बदन की गर्मी दूसरे बदन को मिल जाए, तो सर्दी न महसूस हो। बेहद तकलीफ संघर्षशील। अब देखिए इतने संघर्षों के बाद भी ये तब कर निकले थे, और पूरी अपने जो जवानी, जो यंग एज होती है, कितनी उसमें निकाली। दूध वाले के पास जाते थे तो दूध वाला ये कहता था पैसे ज्यादा उधारी नहीं करूंगा। दूध वाला बहुत अच्छा था, वो फेमस था, उधारी नहीं करता था। पता नहीं लड़कों में आंखों में क्या देखता था कि उनको उधार दे देता था। भाई साहब आप दूध की बात बता रहे थे तो मुझे भी एक बात याद आई। किरण दास जो शहीद जतिन दास के भाई थे, वो एक जगह लिखते हैं, इसी दूध पीने की घटना है, कि एक बार भगत सिंह जतिन दास के पास गए हुए थे कोलकाता, रात वहीं उनके पास ठहरे हुए थे। तो सुबह सुबह जब वो उठे तो उन्होंने देखा कि रोड के दूसरी ओर एक ग्वाला दूध निकाल रहा है भैंस का। भगत सिंह दूध के बड़े शौकीन थे, तो दौड़ते हुए गए उस ग्वाले के पास और पूरी बाल्टी ली उससे, और वो बाल्टी को ही मुंह से लगा के सारी बाल्टी दूध पी गए भगत सिंह। जी, और 1 रुपया ग्वाले से पूछा होगा कि भाई कितने ये रुपए का पैसे का है ये दूध। उस जमाने में तो महंगाई ऐसी नहीं थी, तो 1 रुपया उसको ग्वाले को दिया और वो सारा दूध पी गए। आ गए, ग्वाला हैरान कि कैसे एक लड़का पूरी बाल्टी दूध पी सकता है। उसके कुछ दिन के बाद फिर वो घटना घटती है असेंबली बम केस वाली, वहां बम फेंका जाता है असेंबली में, और उसके कुछ दिन बाद अखबारों में बम फेंकने वाले का फोटो छपता है। वो ग्वाला जब उस फोटो को अखबार में देखता है तो वो ध्यान आता है कि अरे ये तो वही लड़का है जो भरी बाल्टी दूध पी गया था, और ये तो उस जतिन दास के पास से आया था। तो वो जतिन दास के पास जाता है ग्वाला, और जाके कहता है मुझे पता है, अखबार दिखाते हुए, कि ये लड़का तुम्हारे पास आता था, मैं इसे पहचानता हूं, ये मेरे पास भरी बाल्टी दूध पी गया था, पर चिंता नहीं करना, मैं किसी को इसके बारे में नहीं बताने वाला हूं, और ये लो वो 1 रुपया जो इसने मुझे दिया था मैं लौटा रहा हूं। हाँ। तो जतिन दास ने कहा कि रुपया क्यों लौटा रहे हो? कहते हैं कि वो तो मेरा सबसे कीमती ग्राहक था, मेरा दूध पी के उसने इस देश की आजादी के जंग को आगे बढ़ाया है, जो बात अभी आप कह रहे थे। तो बिल्कुल वही घटना घटी थी। तो भाई साहब कहानी को आगे बढ़ाते हैं।
जी आगरा के जब मकान खाली कर दिए जाते हैं, सहारनपुर में डॉक्टर साहब जाते हैं गया प्रसाद जी, और वहाँ फिर वो घर किराए पे लेते हैं चौक फरोशा मोहल्ला में। जी वहाँ फिर वहाँ से वो जब गांव गए, लौट के आए, फिर गिरफ्तारी हुई 15 मई 1929 को। उस घटना के बारे में कुछ बताएं आप। जी। फिर आगरा के बाद सहारनपुर HSRA का हेडक्वार्टर खोला गया, जी और जी। वही उसका सेंटर पॉइंट था उस समय, हाँ कि पंजाब वगैरह और दिल्ली वगैरह से आना जाना रहेगा। हाँ। तो हाँ वहां पर डॉक्टर जय प्रसाद ने अपने फर्जी नाम डॉक्टर रामनाथ। रामनाथ के नाम से दवाखाना खोला। हाँ हाँ। तो वहां पर भी उन्हें अंदर बम बनाने का सामान वगैरह रखा रहता, बाहर ही रखा। उस हाँ समय हाँ। पार्टी में कई कई क्रांतिकारी पकड़े जा चुके थे, हाँ हाँ। पैसों की बहुत ज्यादा शॉर्टेज थी, हाँ हाँ। और इधर असेंबली बम केस हो गया, इधर सैंडर्स वाला केस भी खुलने लगा, तो क्रांतिकारियों की धरपकड़ होने लगी। हाँ जी। और हाँ इधर जी। खाने पीने तक के भी पैसे नहीं थे, और दवा खाना चूंकि नया नया था तो चलता भी नहीं था। हाँ तो बाहर टेलीस्कोप रखा रहता था कान में लगाने वाला, तो लोग देखते थे ये कैसे क्या डॉक्टर है। अब हाँ जब पैसे नहीं बचे, हाँ। तो पिताजी ने कहा कि मैं अब जाता हूँ अपनी पत्नी के पास, शायद कुछ मिल मिला जाए। हाँ फिर हाँ। वो अपनी पत्नी के पास जाते हैं, तो उसके थोड़े बहुत जो जेवर बचे होते हैं, इससे पहले तो सारे जेवर तो ले ही जा चुके, तो एक आध अंगूठी वगैरह जो भी बचा बचाया था, हाँ हाँ। तो वही माँ के पास था, तो वो उसको लेकर आते हैं। हाँ जब हाँ। लेकर आते हैं तो ये सुबह वहां पर पहुंचते हैं, हाँ और स्टेशन पर सहारनपुर जाके, हाँ। तो पहले तो मन में होता है कि लाओ अखबार खरीद लें, क्योंकि 2-3-4 दिन से गायब थे, पता नहीं क्या घटना हुई हो। हाँ हाँ। पॉलिटिकल आदमी है। फिर उन्होंने कहा 2 पैसे का अखबार है, लाइब्रेरी में जाके पढ़ लेंगे, क्यों हाँ पैसे खराब किए जाएं। पैसे हाँ। खाने के लिए नहीं है, किराए के लिए है, बहुत ज्यादा पैसे का इंतजाम भी नहीं हो पाया। हाँ हाँ। फिर ये बोले चलो तांगा कर लेते हैं। अगर तांगा कर लिया होता तो भी ये सहारनपुर की बहुत बड़ी घटना थी, हाँ तो भी हाँ। इनको मालूम हो जाता कि सेंटर में क्या हुआ है। लेकिन उन्होंने कहा चलो पैदल, सुबह का टाइम है, चलो पैदल निकल के चलते हैं। हाँ, रात अंधेरी थी, तो अभी 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 दिन उसका भी निकला इन्होंने नहीं था। पैसा बचाया, और गए सुबह सुबह, दरवाजा खटखटा दिया। हाँ दरवाजा खटका, जब पुलिस पहले से बैठी हुई थी कि 2 दिन पहले शिव वर्मा और जयदेव कपूर उसी सेंटर से गिरफ्तार हो गए थे। हाँ। उसका भी हाँ एक नाटकी है कि उन्होंने बम पकड़ लिया, तो पीछे से पकड़ लिया, हाँ। और वो पकड़े जा चुके थे। वहां का जो क्या कहना चाहिए एडीएम था, वो इंडियन था, तो उसने अखबार में छोटा सा निकलवा भी दिया था, ना हाँ चाहते हुए, कि इस तरह का पकड़ा गया है, ताकि वो तीसरा आदमी है वो बच जाए। लेकिन हाँ चूंकि इन्होंने पैसे की कंजूसी में अखबार नहीं खरीदा, तो इसलिए उनको कुछ पता भी नहीं। पहुंचे, हाँ वो दरवाजा खटराया, और इसके बाद पुलिस आई, एकदम जफ्फी मार दी। हाँ। तो अक्सर एक क्रांतिकारी थे काशीराम, तो उनकी आदत थी, वो पकड़ के जफ्फी मार लेते थे, कि बोले यार कस के मिल लो गले, दोबारा पता नहीं मिलना हुआ कि ना मिलना हुआ, हम लोगों की लाइन ही ऐसी है। हाँ तो इन्होंने समझा, बोले छोड़ यार काशीराम, छोड़ छोड़। हाँ। तो ये समझे काशीराम आया, अरे बोले फिर भी कस के, जबकि बोले यार हम आए हैं तो खाने पीने का सामान लाए हैं, ऐसा बात थोड़ी ना, भूखे थोड़े ना रहोगे, अब लाए हैं, चिंता मत करो, इतना है, इतना पैसा मिल गया कि खाना वाना अच्छा। खा सकते हैं। हाँ तब हाँ। तक और पुलिस बोले, तब पुलिस ने चिल्लाया कि बोले तीसरा आ गया, तब इनको होश आया, बोले तीसरा आ गया। तब देखा पुलिस की गिरफ्त में, और पुलिस वाले बड़े खुश उस समय कि हमने बहुत बड़ा शातिर हाँ आदमी, बहुत बड़ा क्रांतिकारी पकड़ा, अब मेरा प्रमोशन हो जाएगा, मुझे इनाम मिलेगा, अब हाँ। अंग्रेज मुझ पे बहुत मेहरबानी करेंगे। और बड़े खुशी में इनको दोनों हाथों में हथकड़ी लगाई, और पैदल थाने ले चले। ले चले, तब कुर्ता पैजामा पहने हुए थे, तो जब ले चलने लगे, तो तब पिताजी को ध्यान आया कि अरे, बोले तो तलाशी लेना भूल गए हैं, और इसमें हमारे पास एक लेटर पड़ा हुआ है चंद्रशेखर आजाद के साथ, वो भगत सिंह को, योगेश चटर्जी को जेल से छुड़ाने का, उसमें पूरी योजना लिखी हुई थी, और उसमें उसमें सीबी गुप्ता और मोहनलाल सक्सेना जैसे लोगों के एड्रेस भी लिखे हुए थे, और ये भी लिखा हुआ था कि तो किसी चीज की जरूरत पड़ती है, रुकना या पैसे के लिए, तो ये लोग सहायता भी कर सकते हैं। सीबी गुप्ता यानी चंद्रभान गुप्ता बाद में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। जी जी। मोहनलाल सक्सेना नेहरू जी के मंत्रिमंडल में केंद्रीय पुनर्वास मंत्री बने। ये थे हाँ। कांग्रेसी, लेकिन क्रांतिकारियों को छुप के हेल्प करते थे, कि अपने जी। यहाँ रुकाना और किसी तरह का पैसा वैसा देना। हम्म तो ये भी था, तो वो और बहुत लंबा लेटर था, तो उनको लगा कि पुलिस कल को तलाशी लेगी, हम्म तो इसको वो एज ए रिकॉर्ड कर सकती है, क्योंकि हम्म अचानक गिरफ्तारी हुई, पहले से तैयारी थी नहीं। तो वहां पर बोले, रास्ते में जब बोले कि हम मुझे पेशाब लगी हुई है, हाँ। मेरी हथकड़ी खोल दो, तो बोले हथकड़ी नहीं खुलेगी, बोले थाने में पेशाब कर लेना चल के, हम्म थोड़ी दूर रह गया, उन्होंने कहा बहुत तेज पेशाब लगी, अभी पैजामा गीला हो जाएगा, हम्म तो दूसरा बोलता है पुलिस वाला, वो खोल दे, पेशाब ही तो करनी, और क्या करना है। तो हम्म पेशाब बोले एक हथकड़ी खोल दो, पैजामा कैसे खोलूंगा। तो पैजामा हम्म। किनारे बैठ गए, तो आमतौर पर क्या, जब कोई पेशाब वगैरह करता है, तो आदमी दूसरी तरफ मुंह कर लेता है। ठीक बात उन्होंने है। दूसरी तरफ मुंह कर, अब इन्होंने जेब से लेटर निकाला, तो हम्म बोले ला इसको फाड़ के फेंक दे, तो बोले फाड़ के फेंक देंगे, टुकड़े टुकड़े जोड़ लेगा।
ये तो ठीक नहीं है, नजर पड़ जाएगी। तो इन्होंने क्या किया, पूरा लेटर लिया और मुंह में डाल लिया। तो बोले सब तो साले को निकल ही जाते हैं, रिकॉर्ड ही खत्म कर देते, सबूत ही खत्म कर देते। तो उन्होंने मुंह में रखा तो अब उसको गिलाने लगे। अब इतना बड़ा लेटर, वो 3-4 पेज का लेटर, और वो उल्टी भर के गले में अटक गया। लार इतनी भर नहीं पाई, तो एकदम सांस रुकने लगी। तो इन्होंने पानी पानी का इशारा किया, एकदम बेहोशी हुए। तो पुलिस वाला समझा कि बोले लगता है ये आदमी डर के मारे बेहोश हो गया। पास में पान की दुकान थी, वहां से पानी ले आया, पानी लिया, उसमें पिलाया और पूरा कटक गए। बस हाँ, 1 आध सेकंड की देर हो जाती, आंखें लटक गई थी और सांस प्राण निकलने ही वाले थे। ये संयोग थी, 2-4 सेकंड की भी देरी हो जाती तो शायद मौत हो जाती डॉक्टर साहब। लेकिन वो निकल गए और सारा काम हो गया और पुलिस को भी जान पाई, अपनी जान हथेली पर डोब के, और सभी साथियों को भी बचा लिया। बाद में चंद्रभानु गुप्ता वगैरह बाद में जेल में रहे। तो पिताजी से कहते थे यार, बोले डॉक्टर साहब तुमने मुझे बचा लिया, वरना मुझे 20 साल सजा हो जाती। काला पानी, मैं तो इतनी यात्रा जेल भी नहीं सकता था। मैं तो बहुत आभारी हूँ। और सामने भी था कि अगर हम ऐसे लोग पकड़े जाएंगे तो फिर क्रांतिकारियों की सहायता कौन करेगा, सहायता दे के अपनी मुसीबत कौन सी मोड़ेगा। जी जी, ठीक बात है। मुझे इस मुकदमे के पेपर्स देखते हुए पुलिस की वो रिपोर्ट भी मिली, जब गिरफ्तार हुए हैं डॉक्टर साहब, तो इनसे जो शुरू में उन्होंने सवाल किए पुलिस वालों ने, इनके क्या जवाब थे और इनके पास से क्या क्या सामान बरामद हुआ। तो पुलिस की रिपोर्ट में ये दर्ज है भाई साहब। जब इनसे पूछा गया कि नाम क्या है आपका, तो इनका उत्तर था देश भगत। जब इनसे पूछा गया पिता का नाम, तो इन्होंने कहा नेचर, प्रकृति। जब पूछा गया जाति, आजकल तो ये खैर बहुत अच्छी बात नहीं है, जातियों में देश बंटे, अच्छी बात भी नहीं है, लेकिन उस जमाने में अंग्रेज तो बांटते ही थे ना जी। तो पूछा जाति, तो इन्होंने जवाब दिया ह्यूमन बीइंग, इंसान। और फिर पूछा कि रहते कहाँ हो, तो जवाब था भारत। तो मैंने जब ये पढ़ा तो इस बात की तसल्ली हुई कि जब गिरफ्तार हुए हैं उस टाइम भी पूरी तरह बैलेंस्ड हैं और कोई तनाव नहीं है, भय नहीं है, उनको पता है क्या जवाब देने हैं। तो कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। नाम देशभगत है, पिता नेचर है, जाति मानव की है और रहता भारत में हूं। इससे बढ़कर अच्छे जवाब कुछ हो नहीं सकते थे। अगर वैसे भी कोई कहे कि आप ये 4 चीजें बताइए, पूरा समय भी दे, तो शायद इतने अच्छे जवाब हम नहीं लिख सकते। उन्होंने कैसे स्पॉन्टेनियसली वो कहा होगा, कमाल की बात है। और अभी जैसे आपने कहा कि भाई 2 पैसे का अखबार उन्होंने नहीं खरीदा, कि कहाँ हमारे पास पैसे इन चीज़ों के लिए खर्च करने के लिए, लाइब्रेरी जाके भी पढ़ लेंगे। तो ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैंने भी जैसे पहले भी चर्चा की कि ये जब शिव वर्मा से पहली भेंट होती है तो वो आर्य समाज लाइब्रेरी में, वहाँ भी ये अखबार पढ़ नहीं गए थे कि लाइब्रेरी जाके पढ़ लेंगे, क्यों पैसे खर्च करने हैं। यहाँ भी जिस टाइम ये गिरफ्तार हुए तो जो सामान इनके पास से बरामद हुआ है उसमें 12 रुपये, 1 आना और 4 पाई हैं। 5 रुपये का एक नोट है, 7 रुपये के सिक्के हैं, 1 आना उसका भी कॉइन है और 4 पाइज उसके भी कॉइन है। चश्मा है, अंगूठी है। अंगूठी में लिखा गया पुलिस की रिपोर्ट में कि उसमें 2 लाल रंग के और 1 हरे रंग का कीमती पत्थर जड़े थे। छड़ी बरामद होती है, एक रुमाल बरामद होता है और एक पर्ची भी बरामद हुई है, कागज जिसपे बहुत सारे कपड़ों की लिस्ट लिखी थी। कपड़ों की लिस्ट थी, एक ऐसा कागज भी बरामद हुआ। अच्छा, कॉलर के बटन हैं। ये सामान इनसे वहां पे बरामद हुआ। ये मुझे पढ़ने को मिला, जानने को मिला भाई साहब। खैर, अरेस्ट हो गए, मुकदमा चला। उस मुकदमे में एक स्ट्रेटजी जैसे बनाई सभी साथियों ने। कुछ ने यह तय किया कि हम बिल्कुल अदालत को अदालत ही नहीं मानेंगे, जिनमें से डॉक्टर गया प्रसाद भी एक थे। कुछ ने वकील की मदद लेने से मना कर दिया। तो एक स्ट्रेटजी थी। इनको लाइफ ट्रांसपोर्टेशन की सजा मिलती है। 7 साथी थे जिनको लाइफ ट्रांसपोर्टेशन होता है, 3 को फांसी हुई, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को।
इनके बारे में जो स्पेशल ट्रिब्यूनल ने लिखा है फैसले में, तो उससे यह जाहिर होता है कि ये जो बयान 1 जुलाई 1929 को दिया, इनके उस बयान को इनके खिलाफ सबूत के तौर पर काफी हद तक माना गया। और बाकी और जितने गवाह मिले, सहारनपुर में भी गवाह इनको पहचानने वाले मिले, आगरा में भी मिले, फिरोजपुर में भी मिले। तो स्पेशल ट्रिब्यूनल लिखता है कि भाई इन्होंने अपनी भूमिका को अपने उस बयान में बहुत कम करके दिखाने की कोशिश की है, लेकिन हकीकत ऐसी नहीं है। ये पार्टी के नेता ना सही पर बहुत महत्वपूर्ण ये मेंबर हैं। ये बम बनाने के लिए केमिकल्स की व्यवस्था करते हैं। गवाहों के बयानों से यह साबित होता है कि इस षड्यंत्र में इनका पूरा हाथ है, ऐसा इनके खिलाफ सजा सुनाते हुए लिखा गया। तो इन्होंने बहुत सारे साल जेल में काटे हैं। उसके बाद पंजाब मुल्तान जेल में भी रहे, कर्नाटक बेल्लारी जेल भी, और फिर वहाँ सेल्यूलर जेल भी गए, और वहाँ से वापस आने के बाद भारत की भिन्न भिन्न जेलों में ये रहे। उस जेलों का जो जीवन था, बड़ी यातनाएं दी गई, उनके बारे में आपसे जरूर चर्चा हुई होगी। क्या कुछ बताते थे पिताजी उसके बारे में? जी, असल में फिर इसके बाद इनको जब 7 अक्टूबर 1930 को उम्र कैद की सजा होती है, हाँ, हाँ। फिर इस लाहौर में चलता है, तो पाकिस्तान वहाँ पे रावलपिंडी, मुल्तान वगैरह जेल में रहे, हाँ। कलकत्ता में रहे, फिर बेलारी सेंट्रल जेल में रहे, हाँ। अंडमान निकोबार की जेल में रहे। अंडमान निकोबार में भी उस समय उसको काला पानी जेल कहा जाता था, सेल्यूलर जेल को, जी, उसमें भी रहे। वहां पर भी उन्होंने हंगर स्ट्राइक की 46 डेज की, हाँ, सारे यस। क्रांतिकारी कैदियों ने की। बगल में महावीर सिंह थे, जिस समय ये 46 दिन की भूख हड़ताल थी, बगल वाले जेल में कमरे में हाँ महावीर जी, सिंह भी इनके साथ बंद थे। हाँ जी, हाँ जी। तो जेल के कैदी आए हाँ, और पिताजी को जबरन दूध पिलाने की कोशिश करने लगे कि भूख हड़ताल टूट जाए, तो हाँ, पिताजी काबू में नहीं कर पाए। फिर वो हाँ, अगले महावीर सिंह के कमरे में गए। महावीर सिंह के कमरे में गए तो उनको भी 4-6 मार पहलवान टाइप के जुट गए। हाँ, जब हाँ। उसमें जुट गए तो बड़ी मुश्किल से जब काबू में जरा सा काबू में आए, उन्होंने जबरदस्ती नली उसमें घुसेड़ दी, और वो नली पेट की बजाय वो फेफड़े में चली गई और उनको खांसी वगैरह आने लगी। तो ये डॉक्टर्स की टीम बड़ी खुश हो गई कि हमने इसकी भूख हड़ताल तोड़वा दी, इसको जबरदस्ती 1.25 सेर दूध इसमें जी, पेट जी। में डाल दिया। हाँ, हाँ। और वो चले गए। जब हाँ। चले गए तो उनकी हो की आवाज, एकदम सांस रुकने की आवाज आने लगी। तो जो एक कमरा दूसरे कमरे में था, आप एक दूसरे को देख नहीं सकते हैं, हाँ। सीखे होते हैं, लेकिन एक दूसरे की आवाज सुन सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो डॉक्टर साहब ने आवाज दी, महावीर महावीर। महावीर बोले ही नहीं, बोले महावीर तबीयत कैसी है, क्या बात है? हाँ। हो करके आवाज निकले, तो इन्होंने समझा कि वो लगता है कुछ गड़बड़ हो गया। इन्होंने चिल्लाना चालू किया, बोले मर गया कैदी, मर गया, डॉक्टर डॉक्टर बुलाओ। हाँ। तब वो डॉक्टर की टीम आई, जब देखा तब वो कमरा खोला तो देखा उनकी हालत खराब हो रही है। उसको स्ट्रेचर पर लिटाया। जब स्ट्रेचर पर ले जाने लगे हाँ। तो बगल में कमरे में थे, तो डॉक्टर साहब को उन्होंने बाय कहा। हाँ, और वो हाँ। उनके जीवन का अंतिम बार का बाय था। हाँ, हाँ। उसके बाद उस महावीर सिंह को ले गए। हाँ। ले गए और उसी दिन उनकी डेथ हो गई। हाँ। किसी भी साथी को पुलिस ने बताया नहीं। हाँ, हाँ। अजी ने कहा कि उन्होंने कहा वहाँ के पुलिस से, वहाँ के वार्डन से, कि मुझे इसको देखने दीजिए, इसका परिवार का कोई सदस्य नहीं है, मेरे साथी है, मेरे केस का है, और फिर मैं पेशे से डॉक्टर हूँ, मैं देखना चाहता हूँ आप लोग सही ढंग से ट्रीटमेंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। हम ही इसके परिवार वाले, लेकिन उन्होंने इसकी परमिशन नहीं दी, बोले आप लोगों की कोई जरूरत नहीं है। और उसी दिन वो डेथ हो गई। उनका पेट में समुद्र में उसके पत्थर बांधा और समुद्र के अंदर हवाला कर दिया। जी, जी। अभी मैं महावीर सिंह जी के परिवार वाले असीम राठौर जी और उनके पूरे परिवार, उनके बच्चे पत्नी वगैरह गए थे। तो मैंने उनको वो कमरा दिखाया था कि जिस टाइम की भूख हड़ताल हुई थी, क्योंकि मैं जब 1985 में अपने पिताजी के साथ अच्छा, अच्छा। अंडमान की जेल गया था, तो मुझे पिताजी ने वो पूरी अंडमान की जेल दिखाई थी। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो और पूरा बताया था, और मुझे बताया था कि बोले चूंकि एक वार्ड से दूसरे वार्ड में भी किया जाता था, लेकिन ये कमरा मुझे इसलिए याद है कि इसी कमरे में भूख हड़ताल हुई थी और इसी बगल में महावीर सिंह जी शहीद हुए। तो पिताजी ने वो कमरा मुझे वो दिखाया था। अच्छा, फिर मैंने अच्छा, वही कमरा महावीर सिंह के परिवार असीम राठौर जी को नहीं मालूम था। तो अभी मैं 4 साल पहले गया, तब मैंने उनको वो कमरा दिखाया था कि जिस कमरे में अपना अंतिम दिन शहीद महावीर सिंह ने बिताया था। हाँ, क्रांतिकारियों ने अंडमान जेल को अपना एक
उसको संघर्ष का भी रास्ता बनाया। जी जी। जैसे आमतौर पर होता है कि क्रांतिकारी अगर जेल से बाहर है तो वो अपने कार्य कर सकता है, संघर्ष कर सकता है, लेकिन इन्होंने जेल के अंदर भी किया। हाँ जी। यूरोपियन जैसी जो सुविधाएं होती है पॉलिटिकल कैदी को मिलनी चाहिए, पॉलिटिकल कैदी के लिए इन्होंने सुविधाएं की। इसके बाद उनको थोड़ी सुविधा मिलने लगी तो ये किताब पढ़ने लगे। हाँ। किताब पढ़ते आपस में थोड़ा सा भी टाइम मिलता तो एक दूसरे उस पर चर्चा करते थे। उन्होंने अपने को तैयार कर रखा कि कल को हम जेल से छूटेंगे तो फिर हमें तैयार होकर और आगे काम करना है। जी। और अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट चली जाती है तो चूंकि हमारा जो उद्देश्य है शोषण विहीन समाज की हाँ। स्थापना, वो हम आजादी के बाद भी हम कार्य करेंगे, क्योंकि एक क्रांतिकारी जीवन भर क्रांतिकारी रहता है जी उसके जी लिए, तो जी। उसके लिए भी तैयारी करते करते रहे। इन्होंने जेल को भी अध्ययनशाला बनाए, जी। वहां पर कम्युनिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, हस्तलिखित अखबार निकाले गए, एक दूसरे से पढ़ना गया, किताबें थी, किताबें बड़ी होती थी तो कई लोग नहीं पढ़ पाते, उसके 4-5 पार्ट कर लिए जाते थे, आपस में चेंज करके हाँ करने हाँ। लगे थे। ऐसे और भी जगह इन्होंने और भी जेलों में इस हाँ तरह के हाँ। कार्य किए, मतलब जेल में भी अपने आप को तपा के संघर्ष के रास्ते पर आगे बढ़ाते रहे बिल्कुल। और अपना अध्ययन और अपनी मजबूती उसकी तैयारी करते रहे। हाँ 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 हाँ। जी आप अभी जो चर्चा कर रहे थे शहीद महावीर सिंह की अंतिम दिन की घटना की, तो इनके दूसरे साथी विजय कुमार सिन्हा, उनको भी चूंकि लाइफ ट्रांसपोर्टेशन हुआ था, वो भी उस टाइम वहीं जेल में थे, शिव वर्मा भी थे और भी थे। तो विजय कुमार सिन्हा ने एक किताब लिखी, द अंडमान्स इंडियन बास्टिल्स। मैं उसको पढ़ रहा था तो जैसा आपने बताया उसमें भी वैसा ही विवरण बीके सिन्हा लिखते हैं कि जब स्ट्रेचर पे डाल के लेके जा रहे थे महावीर सिंह को, वो मरणासन तो उसी टाइम पे हो गए थे कि उनके दोनों लंग्स में दूध भर दिया गया था। तो बगल के कमरे में, बगल की उस कोठरी में, उसमें डॉक्टर गया प्रसाद थे। तो उनके शब्द बड़ी दबी आवाज में अंतिम जो शब्द निकले वो यही थे, गुड बाय डॉक्टर। गुड बाय डॉक्टर। हाँ, बीके सिन्हा ऐसा लिखते हैं कि अंतिम शब्द यही निकले, गुड बाय डॉक्टर, डॉक्टर गया प्रसाद जी के लिए। और बेल्लारी जेल में भी महावीर सिंह और डॉक्टर गया प्रसाद दोनों थे, वहां भी इकट्ठे थे ये। वहां पर भी बड़ा संघर्ष चला बेल्लारी सेंट्रल जेल में, जी तो पूरा जी। वहां पर कैदियों को, इन दोनों को मार डालने की प्लानिंग की गई थी, हाँ पूरा हाँ सायरन बजा दिया, सब लोग इकट्ठे हो गए। हाँ ये एक संयोग था कि उनके अंग्रेजों की प्लानिंग कामयाब नहीं हो पाई हाँ हाँ और उसी में चोट वोट भी लग गई थी, हाँ। तो और बंद करके बैरक में कर दिया गया था। जी 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 जी। अभी हम लोगों ने अंडमान के लिए भी मांग कर रहे हैं कि वो कमरा प्रिजर्व किया जाए जहां हाँ, शहीद महावीर सिंह ने अपने जीवन का अंतिम दिन होना बताया। चाहिए, हाँ, बिल्कुल वो होना मेरे चाहिए। पिताजी का रूम नंबर 67 था और महावीर सिंह का अगला कमरा रूम नंबर 68 था। अच्छा वो अच्छा चूंकि अच्छा। बैरक अभी भी सुरक्षित है तो वो हाँ, कमरा प्रिजर्व होना चाहिए। मैं मुझे बहुत लगता है साल ये शहीद पहले, महावीर सिंह कक्ष। बहुत साल पहले मैं भी गया था। बहुत साल क्या, बहुत साल हो गए, 2008 में गया था, 14 साल हो गए। पर जल्दी फिर बनाऊंगा, वो तो बहुत बड़ा तीर्थ है, वहाँ फिर जाऊंगा। और इस बार आपने जैसे बताया कि वो कोठरी नंबर 67 डॉक्टर गया प्रसाद और 68 महावीर सिंह, जी तो वहाँ भी दर्शन करूंगा उस कोठरी के भी। तो खैर वहाँ से जब आ गए फिर मेन लैंड पे, यहाँ जेलों में रहे। फिर एक घटना घटती है, आपकी वो बड़ी बहन थी, उनकी वो शादी, और वो जब मिलने जाते हैं बेटी और दामाद, वो घटना बताएं। और आपकी माँ, वो बड़ी वाली माँ रज्जो देवी, जी उनका जो संघर्ष था वो कैसे चली गई थी इनके लिए तड़पते तड़पते, थोड़ा सा बताइए। वो बहुत मार्मिक घटना है वो भी। जब ये जेल गए तो उस हाँ समय हमारी बड़ी बहन उमा देवी हाँ गोद में थी, मतलब हाँ विद इन 1 ईयर की थी और हाँ वो खुद चल भी नहीं पाती थी। हाँ तो उस समय ये जेल चले गए थे और लाइफ सेंटेंस हो गया था। हाँ फिर इसके बाद आजीवन कारावास हो गया, फिर और जेल में रहे, फिर काला पानी जेल में चले गए। तो हाँ जब काला पानी जेल में 46 दिन वाली जब भूख हड़ताल चली है हाँ हाँ तो इसकी चर्चा बहुत जगह हुई। हाँ तो जी, उस हाँ जी। समय ये माना जाता था कि अंग्रेज तो जाने वाले नहीं हैं, हाँ 46 दिन की भूख हड़ताल की है तो जो काला पानी जेल चला जाता साधारणतः वापस नहीं आता, और भूख हड़ताल में तो ये मर जाएंगे। ठीक बात यानी है। किसी भी तरह डॉक्टर गया प्रसाद अब हमें जीवन में दोबारा देखने को नहीं मिलेंगे, तो हाँ ये हमारी मम्मी का वो ख्याल बन गया था हाँ कि हाँ बोले। और उस समय सामंती विचारधारा और परिवार का जैसे होता उसमें माँ पढ़ी
पढ़ी लिखी बड़ी हुई थी, हाँ, वो उनके विचार में था। जब ये 46 दिन की भूख हड़ताल हुई, तो जब इसकी चर्चा और जगह फार्म होने लगी, इनको खबर मिली कि हाँ, हमारा पति भूख हड़ताल कर रहा है, काला पानी जेल में है, हाँ, हाँ, अंग्रेजों का शासन है, देश की आज़ादी अभी दूर-दूर तक दिखाई नहीं पड़ती है। हाँ, तो इनको बड़ा वो हुआ कि मैं खाना कैसे खा सकती हूँ? हाँ, हाँ, जब मेरा पति भूखा है, हाँ, मैं खाना नहीं खाऊँगी, जब मेरे पति आ जाएँगे, भूख हड़ताल टूट जाएगी, यहाँ हाँ, आ जाए तो मैं खाना खाऊँगी। तो हाँ, खबर मिलती कि भूख हड़ताल चलती रहेगी, चाहे हाँ, मर जाएँ लेकिन ये भूख हड़ताल वाले वापस नहीं लेंगे। और हाँ, इधर हाँ, अंग्रेज़ भी कह रहे थे चाहे कुछ भी हो जाए, हैं, हम इनकी माँगें नहीं मानेंगे। तो हाँ, उस समय माँ रज्जो देवी ने अपना खाना-पीना छोड़ दिया कि जब पति भूखा तो मैं कैसे खा सकती हूँ, हाँ, और उन्होंने अभी तक खाना नहीं खाया। इसके हाँ, बाद हाँ, बीमार रहने लगी, बीमार रहने में उन्होंने दवा लेना बंद कर दिया। जब मेरा पति सुखी नहीं तो मैं दवा खाकर अपने को सुखी कैसे रख सकती हूँ? हुँ, तो लास्ट में उन्होंने दवा, पानी पीना तक सब छोड़ दिया, और फिर उसमें उसमें उनकी मृत्यु हो जाती है। हुँ, और ये हुँ, करीब 1933-4 की तरफ इनकी डेथ हो जाती है। जी, जी, और उस समय दीदी जो उमा देवी थी वो बहुत छोटी थी। हाँ, हाँ, पिताजी जेल चले गए, माँ माँ खत्म हो गई, हाँ, 4-5 साल की हैं। हाँ, इसके बाद हमारे मामा जी ने उनको पाला-पोसा, हुँ, बड़ा किया। हुँ, फिर शादी की बात आई तो थोड़ा बहुत चिट्ठी से आदान-प्रदान होता, तो पिताजी बोले जेल में हम शादी-ब्याह के लिए लड़का कैसे ढूँढ सकते हैं? तुम ही हुँ, शादी-ब्याह के लिए लड़का ढूँढ लो। उन्होंने लड़का ढूँढा। फिर इसके बाद शादी तय हुई तो पिताजी को खबर की गई। पिताजी ने फिर अंग्रेज़ों से कहा हुँ, कि हमारी बेटी की शादी हमें पुलिस के साथ हुँ, छोड़ दिया जाए। हमारे जो कार्यक्रम होते हैं, पिता जो अपनी कन्यादान वगैरह जो अन्य रस्में होती वो हमको कर लेने दी जाए, और हाँ, फिर हमको दोबारा जेल में बंद कर दिया जाए। हाँ, तो अंग्रेज को चिट्ठी लिखी, तो चूँकि इनका स्पेशल केस था, ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ था, तो यहाँ से इनका टेलीग्राम गया वहाँ पर लंदन कि इस तरह का माँग रहा है, तो वहाँ से जवाब आता है, हुँ, नॉट अलाउड, ही हुँ, इज़ ए टेररिज्म प्रिज़नर। हाँ, बिल्कुल अलाउड नहीं, वो एक क्रांतिकारी कैदी है, हुँ, आतंकवादी कैदी है। अब हुँ, ज़रा सोचिए, ये 45 के करीब की बात है, उस समय हाँ, 16 साल करीब जेल में रह चुके थे और हाँ, पूरी दुनिया से कनेक्शन कट चुका था। हाँ, इसके बाद भी ब्रिटिश गवर्नमेंट इतना घबराती थी हाँ, कि उसने शादी में जाने की इजाज़त नहीं दी। जी, 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 शादी हो जाती है, जिसके बाद हाँ, दीदी और जीजाजी लिखते हैं हाँ, कांग्रेस सरकार को कि हमें पिताजी से मुलाकात कराई जाए। तो हाँ, मुलाकात के लिए बहुत सारी अर्जियाँ जब गई तब उन्होंने परमिशन दी, हुँ, और परमिशन दी तो इसके बाद दीदी मिलने जाती हैं हुँ, लखनऊ जेल में। हुँ, तो वहाँ पर जाती है तो बहुत सारी तलाशी और कई सारे कार्य होते हैं, और पिताजी को नहीं बताया जाता है कि हुँ, कोई मिलने आ रहा है, ताकि ऐसा ना हो कि आपस में ये लोग तैयारी कर लें कि हमको क्या सूचना आदान-प्रदान करनी है, हाँ, पूरी हाँ, चेकअप हुआ इनकी लड़की है कि नहीं है। और हाँ, हाँ, इसके बाद आती है, एक दरवाज़ा खुला, दूसरा दरवाज़ा खुला, वो अंदर जाके बहुत अंदर जाके तीसरे-चौथे दरवाजे में जाके हाँ, वहाँ पर हाँ, 2 कैदी थे, उनके सामने खड़ा कर दिया गया और एक पुलिस वाले को भेज दिया गया, बोले इन दोनों की बातें सुनते रहना, हुँ, देखना कोई गड़बड़ बात ना करे। और 15 मिनट का समय दिया गया। तो ये जाके खड़ी हो गई, 2 लोग थे, तो पुलिस वाला खड़ा हो गया। अब ये दीदी देखें, इधर देखें, उधर देखें, ये पहचानती नहीं थी पिताजी को। हुँ, पिताजी ने भी नहीं पहचान रहे, अपनी बेटी को देखा तो उन्होंने गोद में देखा, अब हाँ, उसकी हाँ, बाकायदा शादी हो गई। हाँ, हाँ, अब कैसे पहचाने? तो पुलिस वाला कहता कि आप टाइम क्यों खराब कर रही हैं? 15 मिनट का समय मिला है, हाँ, आप बात क्यों नहीं करती अपने पिताजी से? हाँ, तो ये कहती है, तो कहती है हमारे पिताजी कौन? बोले तुम पिताजी को नहीं पहचानती? ये हैं तुम्हारे पिताजी। बोले हुँ, अरे! जब उन्होंने कहा ये तुम्हारे पिताजी, तब पिताजी को समझ में आया। फिर हुँ, उन्होंने बात की, दोनों मिले, तो फिर पुलिस वाले से कहा कि बोले ऐसा करो, ये दरवाज़ा खोल दो, मैं अपनी बेटी को हुँ, अपने पास से मिलना चाहता हूँ, प्यार हुँ, करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा नॉट अलाउड, आप सीखचों के अंदर रहें, ये सीखचों के बाहर। हुँ, हुँ, और बोला कोई ऐसी-वैसी बात मत करिए, आप दोनों बात करिए। तब दोनों की मुलाकात होती है। हुँ, हुँ, जहाँ एक पिता अपनी बेटी को गोद में देखता है, फिर इनको हाँ, 15-16 साल की हो जाती है, हाँ, हाँ, तब उसको देखता है। तो कैसे दीदी बताती थी भावनाएँ कि बड़ा भावुक क्षण कि बोले हुँ, मैं अपने पिताजी को नहीं पहचान पा रही, हुँ, और एक पिता अपनी बेटी को नहीं पहचान पा रहा है, हुँ, इतना लंबा अंतराल। हुँ, हुँ। बहुत तो भावुक क्षण रहे होंगे पिता के लिए भी, पुत्री के लिए जी, भी, कैसे उन्होंने अपने जी, जज़्बात को काबू किया होगा। आपको काबू नहीं किया होगा। हाँ, जी, अब सुन वो के बेटी को ही देख सकते थे, अपनी पत्नी को नहीं देख पाए, ना उसकी चिता को अग्नि दे पाए, ना उसका हाँ, अंतिम संस्कार कर पाए। हुँ, कोई नहीं कर पाया, अपनी बेटी की शादी-ब्याह में भी नहीं जा पाए, उसका हाँ, पालन-पोषण भी नहीं कर पाए। जी, जी। खैर फिर फरवरी 1946 में रिहाई होती है मेरे ख़्याल से। जी।
और 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हो जाता है। डॉक्टर साहब उसके बाद फिर विवाह करते हैं निर्मला देवी से, जिस माँ की कोख से फिर आप जन्मे। जी। ये शादी कब होती है भाई साहब? ये भी उसी गांव की थी जिस गांव से बड़ी माँ थी आपकी, रज्जो देवी थी? जी। बैरी गांव था शायद। हाँ जी, हाँ, ये बैरी है कानपुर डिस्ट्रिक्ट में। हाँ तो उस गांव में पहली शादी भी हुई थी उसी, और इसी गांव में ये भी हुई। हाँ तो परिवार अलग अलग था, हाँ, लेकिन गांव गांव एक एक था, ही था। गांव एक ही हाँ, था। तो जी। मेरी मम्मी ने सब इनके किस्से वगैरह सुन रखे थे, हाँ और इनको बड़ी खुशी हुई कि हाँ हम ऐसे बहादुर पुरुष के साथ हमारी शादी होने जा रही है। हाँ हाँ। तो वो उनके अंदर भी जज्बात थे, वो सहज तैयार हो गए। तो ये कौन से थोड़ा साल सा फिर उम्र का भी डिफरेंस था कि जेल से छूट कर आए थे। 46 में हुई तो शादी? जी, जी, जी। जून 46 में शादी हुई। वो तो पिताजी नहीं करना चाहते थे, लेकिन परिवार वालों का वो हुआ कि अब आप स्वाभाविक। इतने साल जेल बिल्कुल काट कर आए हैं, पत्नी भी बिल्कुल नहीं बिल्कुल। है, बिटिया हो गया है, अब आप हाँ जीवन कैसे काटेंगे? अब तो देश आजाद होने जा रहा है, क्योंकि हाँ आजादी की वजह से ही सब ये समझौते हो रहे थे। हाँ हाँ बोले अब तो अपना घर बसा लो, तुम्हारा एक टारगेट पूरा हो चुका है, हाँ हाँ आगे आप करते रहिए। तब ये हाँ। शादी की है। तो फिर तो उसके बाद आप कितने भाई बहन भाई साहब जन्मे फिर? हम लोग 2 भाई हैं और 3 बहनें। वो पिताजी की पहले जो शादी हुई थी उनकी एक बहन है। हाँ, रज्जो और हम रज्जो इधर 2 भाई और रज्जो देवी 3 की बहनें। कोख से तो बहनें हमसे उमा बड़ी देवी हैं। ने जन्म लिया, जी। और फिर निर्मला देवी की कोख से फिर सबसे बड़ा बच्चा कौन थे? आप ही थे? नहीं, नहीं, हमारी हमसे हमसे बड़ी बहन है तो हाँ, बड़ी बहन। हाँ, उषा और आशा। फिर इसके बाद हम फिर मेरा भाई स्वतंत्र, मेरी बहन सुनीता। हम लोग मतलब एक 2-2 साल के डिफरेंस से हैं। अच्छा 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 अच्छा। तो हाँ, साथ अच्छा, में है। छोटे छोटे भाई का नाम स्वतंत्र है? स्वतंत्र है जी, ये पिताजी ने नाम रखा, मेरा क्या नाम बात क्रांति है, रखा, हैं? मेरे भाई का स्वतंत्र रखा है। हाँ तो वो एक परंपरागत। तो मैंने भी अपने बच्चों का ऐसे रखा है। हाँ। मेरी बेटी का नाम विप्लवी है। विप्लवी वो बंगाली शब्द है, विप्लवी, क्रांतिकारी हाँ होता है। हाँ। मेरा एक बेटा 15 अगस्त को जन्मा है, तो उसका नाम मैंने आजाद रखा है। आजाद रखा है। हाँ, आजाद। 15 अगस्त को जन्मा। तो बच्चे बच्चे कितने बड़े हैं अब आपके? जी, हमारी बेटी अभी बीएससी कर रही है, हाँ। और लड़का जो है हमारा वो 10th कर रहा है। तो जब बिटिया विप्लवी स्कूल कॉलेज जाती है, तो जी। वहाँ बाकी साथी बच्चे या दोस्त वो कभी कभी पूछते नहीं कि नाम ही विप्लवी है, तुमसे हाँ। तो बहुत संभल के बात करनी पड़ेगी? जी वो ते, जी वो तेज भी है। वो कई बच्चे खुद पूछते हैं, ये विप्लवी नाम ये तो जल्दी देखने को ही नहीं मिलता, सुनने को नहीं मिलता, यहाँ विप्लवी, ये बोले विप्लवी कहाँ से आ गया? तो वो बताती है कि मेरे ग्रैंडफादर, मेरे फादर का नाम क्रांति है, मेरे चाचा का नाम स्वतंत्र है। अरे बोले तो पूरी खानदान का चला आ रहा। बोले हाँ। तो वो परिवार का उसका कहीं ना कहीं आ जाता है। तो वैसे आजाद भी हमने रखा। हमने कहा चलो पिताजी के साथ के थे चंद्रशेखर आजाद, उनका नाम भी स्मरण में आता जी रहेगा। जी। और 15 अगस्त को जन्म लिया, आजाद हाँ नाम रखा। हाँ हाँ, बड़ा संयोग की बात है, 15 अगस्त को जन्म होता है बेटे का। जी। जी। तो बहुत ही मज़ेदार बातचीत आपसे रही भाई साहब। बहुत सारी बातें पहली बार सुनने को मुझे भी मिली, और अपने दर्शकों के लिए भी ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण रही होगी और बहुत ही प्रेरक भी। विशेष तौर पे ये कुछ प्रसंग आपकी माँ, बड़ी माँ रज्जो देवी के जीवन की 2 घटनाएं। पहली तो जब वो सिंदूर पहुँचती हैं, वो कैसी वार्तालाप रहा पति पत्नी के बीच, और बाद में जब अंडमान की सेलुलर जेल में आपके पिताजी भूख हड़ताल करते हैं और वो घर पे वो भी अन्न त्याग देती हैं, और इस तरह से वो भी इस दुनिया को विदा कहती हैं, वो उस संकल्प को निभाते निभाते। और फिर आपकी बड़ी बहन उमा देवी के विवाह की बात आती है, विवाह होता है और पिता से मिलने जाती है, और सीखचों के इस पार पिता उस पार पुत्री। वो कैसा दृश्य रहा होगा, बहुत ही भावुक करने वाला क्षण था, और बहुत ही ये हमेशा हमेशा याद रहने वाली बात रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। फिर आपसे
दोबारा भेंट करेंगे। और पिताजी के बाकी साथी क्रांतिकारी, कभी कभी वो भी घर पे आते रहे होंगे, उनके साथ आपकी भेंट कभी हुई होगी, पिताजी उनके बारे में बताते रहे होंगे, तो उन संस्मरणों के ऊपर आपसे चर्चा के लिए फिर आपको हम तकलीफ देंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय हिंद। सभी का आभार।